Good afternoon, students. Yesterday, we have done this chapter with a PowerPoint presentation, Biotechnology, Principles and Processes. So, today we are going to resume that from where we have left. This is the chapter 11, class 12th biology. We have studied. This is how we have studied that old biotechnology was related to the formation of various household products like curd. We were making curd, we were making bread, we were making yogurt, wine, and these things, beverages we were making with the help of microbes. But इन मॉडर्न टाइम, अब मॉडर्न टाइम में इनके अलावा भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के यूज से, माइक्रोब्स के यूज से हम बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, और उसमें हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम डीएनए और आरएनए को क्या करते हैं, किसी भी तरीके से उनमें अल्ट्रेशन लाते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की वजह से हम जो भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके डीएनए में हमने चेंज लाया है, उन जैसे वेक्टर है, कल हमने वेक्टर की बात करी कि वेक्टर में हम अपनी कोई भी फॉरेन जीन डाल सकते हैं। मान लो मैंने इस रीजन में वेक्टर में फॉरेन जीन डाल दी ब्लू कलर की, एंड दैट इज लाइगेटेड ओवर हियर, यहाँ पर लाइगेट कर दिया हमने। So if we have ligated here the foreign gene, तो अब इस वेक्टर में क्या हो जाएगा, ये जीन आ गई। अब ये वेक्टर क्या हो सकता है, रेप्लिकेट हो सकता है, क्योंकि वेक्टर के अंदर क्या होता है, ओरी के रीजन होता है। ओरी रीजन मतलब रेप्लिकेशन का रीजन। ये बार बार रेप्लिकेट होगा, मैनी प्लाज्मिड्स बन जाएंगे। एंड इसमें अगर हमने किसी वैक्सीन की या किसी एंजाइम की जीन डाली है, तो वो वैक्सीन और वो एंजाइम हमको फिर प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। वी कैन गेट दोज एंजाइम दैट दोज प्रोडक्ट्स इन आवर बायो फर्मेंटर्स। केमिकल इंजीनियरिंग का यही रोल होता है कि हम केमिकल इंजीनियरिंग में ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करते हैं, एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम उनके डीएनए में अल्टर करते हैं, जैसे कि वेक्टर में कोई जीन जोड़ना, जैसे मैंने आपको भी बताया। So now moving to next, this is what we are revising just. तो हमने एसेक्सुअल का डिसएडवांटेज देखा था कि वो तो सिर्फ कॉपीज बनाती है, उसमें वेरिएशंस बहुत कम होते हैं। फिर हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन करता है, बट उसमें दोनों जीन्स आ जाती हैं, मतलब डिजायरेबल भी और अनडिजायरेबल भी। तो इन सबका ही डिसएडवांटेज हटाकर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर सकते हैं कि हम सिर्फ डिजायरेबल जीन को डाल सकते हैं किसी भी हम होस्ट में, और फिर उनको क्या करा सकते हैं, उनसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज करके जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर कराकर होस्ट में उनमें प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे प्रोटीन जो कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए से मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। एंड व्हेन वी इनहेरिट इन होस्ट डीएनए एबिलिटी टू रेप्लिकेट ड्यू टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो होस्ट में वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से, क्योंकि उनके वेक्टर्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वो रेप्लिकेट कर पाएंगे। एलियन डीएनए लिंक्ड विद द होस्ट डीएनए रेप्लिकेट्स टू होस्ट डीएनए क्लोनिंग। एलियन डीएनए जो भी हमारा होस्ट के डीएनए से जुड़ जाता है, वो क्लोनिंग कराने में हेल्प हो जाती है। देन जीन ट्रांसफर ऑफ द होस्ट रिक्वायर वेक्टर। तो वेक्टर में के लिए जरूरत है, अगर हम कोई जीन को होस्ट में डालना चाहते हैं तो हमें वेक्टर में पहले डालकर फिर होस्ट में डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा आता है कि सबसे पहला जो जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म बनाया या मॉलिक्यूल बनाया, वो बनाया था अल्बर्ट बोहर और स्टैन कोहर ने बनाया था। सैलुलर टाइफी मीडियम से उन्होंने रेजिस्टेंस जीन को, एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस जीन को ई कोलाई में डाला था। डीएनए लाइगेज का इन्होंने यूज किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इन्होंने यूज किया। हमने वहां देखा कि किस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करती हैं, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही मतलब रिकॉग्नाइज करती हैं और फिर कट प्रोड्यूस करती हैं। स्टेप्स हमको पता चले कि जो ये फर्स्ट डीएनए बनाया था आरडीएनए, उसके 3 स्टेप्स थे। एक डीएनए पहले तो आइसोलेट किया, डिजायरेबल जीन यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आइसोलेट करी सैल्मोनेला टाइफी से, फिर उसे वेक्टर में डाला और वेक्टर को होस्ट में इंट्रोड्यूस किया। एंड मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन होस्ट, इस होस्ट में उसका मेंटेनेंस भी किया ताकि वो प्रोजेनीज में जा सके, सो दैट इट कैन गो टू द प्रोजेनीज, नए वाले बैक्टीरियाज में वो जा सके ताकि जीन्स ट्रांसफर हो सके। आगे हमने ये स्टेप्स देख लिए थे कि देयर आर 7 स्टेप्स: आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए,
then screening of DNA fragments, insertion of DNA into vector, introduction of the DNA into host, culturing of the cells, and transformation of the host. These are the 7 steps or detailed step. वैसे तो 3 मेन स्टेप आपको एनसीईआरटी में दिए हैं, बट डिटेल्ड स्टेप वो ये हैं: आइसोलेटिंग ऑफ जीनोमिक डीएनए, कैसे हम ऑर्गेनिजम्स में से या डोनर में से डीएनए निकाल लेते हैं, उसका फ्रैगमेंट कर लेते हैं, फिर स्क्रीन कर लेते हैं उन फ्रैगमेंट्स को, एंड देन इंसर्ट करा देते हैं फ्रैगमेंट्स को किसी वेक्टर में, कॉम्प्लीमेंट्री कट प्रोड्यूस करा के में बॉन्डिंग करा के फिर होस्ट में उसको डाल दिया जाता है, कॉम्पिटेंट होस्ट बनाकर सेल्स को कल्चर कर लिया जाता है, सेल्स को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर, ये सब डिविजन्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के कि जिनमें जो हेल्प करती है बायोटेक्नोलॉजी को। एंड देन रिकॉम्बिनेंट ऑफ द डीएनए टेक्नोलॉजी accomplished with the tools, कुछ टूल्स हमने पढ़ लिए बायोटेक्नोलॉजी के क्या होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें पता है, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेज एंजाइम्स, वेक्टर्स और होस्ट, इनको हम लोग यूज करते हैं। एंड देन हमने ये देखा नेक्स्ट के वेक्टर्स और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। इकोलाई में सबसे पहले हमने देखा कि इको R1 नाम की जो एंजाइम है उसका नाम कैसे दिया जाता है। एंड सबसे पहली जो एंडोन्यूक्लियस हमें मिली वो मिली थी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, जो जिसका नाम इसीलिए हिंड रखा, H for Haemophilus, IN for influenza, D is the strain, and second is the number, means second enzyme it was, and particular cut produce करती है particular recognition sequence को पहचान कर। 900 restriction enzymes निकाली गई हैं 230 strains of bacteria से। एंड देन हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को दो तरीके से बांट सकते हैं, एक्सोन्यूक्लियेसिस, एंडोन्यूक्लियेसिस। एंड नेमिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हमें पता चल चुका है, अभी हमने देखा पहला लेटर हमेशा कैपिटल और वो जीनस से आएगा, दूसरे 2 लेटर्स स्पीशीज से आएंगे, नेक्स्ट लेटर स्ट्रेन से आएगा और फिर वो नंबर उसका होगा। एंड देन हम देखते हैं आगे कि यहाँ पर सीक्वेंस भी दिखा रखा है GAATC। अगर हम 5' से 3' इसे पढ़ते हैं सेम रहता है, ऐसे सीक्वेंसेस जो सेम रहते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक ओरिएंटेशन में पढ़ने के वक्त उन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। These are called, और इन्हीं सीक्वेंसेस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं पर्टिकुलर एक जगह कट बनाती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है किस तरीके से दोनों एंजाइम्स में कट बनाए गए हैं और कैसे वो सील हुए हैं। देन उनको रेड और ब्लैक वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कट प्रोड्यूस करके और स्टिकी एंड बनाकर उन्हें ज्वाइन करवाया गया है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंडिंग ऑन द नेगेटिव एंड नेचर ऑफ द डीएनए। मतलब अब हमें फ्रैगमेंट्स तो मिल गई, उनको हमें एनोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वो जाती है बिकॉज उनके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एंड मीडियम एक्ट एज अ सीव, मीडियम किसकी तरह काम करता है, सीव की तरह काम करता है। एंड सेपरेटेड डीएनए अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, separation of the DNA stained with the ethidium bromide and UV radiation, bright orange colored bands in the DNA gel, separated bands and illusion. Verified DNA fragment constructing recombinant DNA by joining them with the cloning vector. इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ द बैंड, हम बैंड्स को देखो, जब हम इन बैंड्स को जो यहाँ पर रन हुए हैं इनको यूवी रेज में एक्सपोज कर रहे हैं तो ये ऑरेंज कलर के दिखते हैं, जिससे हम इन्हें इल्यूशन भी कर लेते हैं। इल्यूशन इज दिस प्रोसेस जहाँ पे स्केपल की मदद से बहुत ही फाइनली इन्हें कट कराया जा रहा है, रिमूव कराया। अब हमें ये जब मिल जाएंगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि हम इसे प्लाज्मिड या क्लोनिंग वेक्टर में जोड़ देंगे। हम क्लोनिंग वेक्टर का सेलिएंट फीचर्स समझ चुके थे कि ये अपने आप रेप्लिकेट कर लेते हैं होस्ट में अपने आप को, क्योंकि इनके पास ऑटोनोमस रीजन होते हैं रेप्लिकेशन के। हाई कॉपी नंबर होता है इनका सेल्स में, कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स का, जैसे 15 to 100 कॉपीज पर सेल बना सकते हैं। एलियन डीएनए को इंटीग्रेट कर लिया वेक्टर में, मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल टू कॉपी नंबर। वेक्टर कैन बी इंजीनियर्ड, वेक्टर्स को इंजीनियर भी किया जा सकता है, जिनका मैंने बताया था जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की तरह भी बनाए जा सकते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम BAC।
एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम YAC, जो हमने जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी पढ़ा है। These were the two vectors which were artificial recombinants, engineered vectors थे। यहाँ क्लोनिंग विद डिफरेंट वेक्टर्स, यहाँ पे दो डायग्राम से हमने समझ लिया था किस तरह बैक्टीरिया में प्लाज्मिड के अंदर और वायरस में उसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर के प्लाज्मिड के अंदर हम ज्वाइन कर सकते हैं अपनी फॉरेन जीन। देन हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। वी हैव रेड अबाउट द प्रॉपर्टीज के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट्स, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स, ये सब रहता है। एंड उसके आगे अगर हम देखें तो वी वर डिस्कसिंग कि इनका मीनिंग क्या है। ओरिजिन का मीनिंग हमने एक्सप्लेन कर लिया था पिछले वीडियो में, सिलेक्टेबल मार्कर का कर लिया था। एंड क्लोनिंग साइट्स में हमने देख लिया था कि क्लोनिंग साइट्स ही वो साइट है जहाँ वे एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगी। एंड रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी इनका दूसरा नाम हो सकती है कि यहाँ पे एंजाइम्स कट भी प्रोड्यूस करती हूँ। ये कुछ क्लोनिंग साइट्स हैं, BAM-H1, SOL1, HIND3 एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इनके अंदर रहती है। देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से हम ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन की तरह काम करती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एक्ट एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, एंड ये क्या कर सकती हैं, सिलेक्टेबल मार्कर विल बी helping us in identifying the recombinants from the from the non-transformants from the transformants। यहाँ पर आपको पिंक कलर, ये PBr 322 का डायग्राम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने कल भी बोला था कि प्लाज्मिड बोलिवर रेड्रिगेज ये इनके साइंटिस्ट हैं। PBr 322 इनका नंबर है, छोटे में लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में। एंड PBr 322 is having two antibiotic resistant gene, one is tetracycline resistant, other is ampicillin resistance। एंड इसके अंदर ही हम दो साइट्स भी देखते हैं। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स भी हैं, जैसे यहाँ SAL1 साइट दिख रही है। एंड दिस विल बी हेल्पिंग अस, अगर हम SAL1 से कट प्रोड्यूस करते हैं तो फॉरेन डीएनए कहीं यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। नाउ ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग इन एपिसिलिन ट्रांसफर टू टेट्रासाइक्लिन, अगर हमने SAL1 से कट किया, BAM-H1 से कट प्रोड्यूस किया, तो वहां पर अगर फॉरेन डीएनए लग गया तो वो ट्रांसफॉर्मेंट्स अगर उनको होस्ट में भी हमने प्रॉपर्ली डाल दिया तो वो बैक्टीरिया जिनके अंदर ये फॉरेन जीन गई है वो अब टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं हो पाएंगे, बट दे कैन इजीली ग्रो इन द एम्पीसिलिन। तो ऐसे बैक्टीरिया जो टेट्रासाइक्लिन में तो ग्रो नहीं हो पा रहे बट दे आर जस्ट ग्रोइंग इन द एम्पीसिलिन आर द ट्रांसफॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेव कर सकते हैं। We can select the transformant. This method is insertional inactivation। लास्ट स्टेप आप देख रहे हो, बोल्ड भी हो रहा है, नीचे वर्ड लिखा है insertional inactivation। अब क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसमें हमको मीडिया पे बैक्टीरियाज को ग्रो करा के देखना पड़ता है। तो इस वजह से हम क्या करा सकते हैं, हम लोग एक और एंजाइम जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, उससे करा सकते हैं। और उसमें ब्लू व्हाइट कॉलोनीज का मेथड होता है। ब्लू व्हाइट सिलेक्शन मेथड, कॉलोनीज मेथड इज के जहां पर हम अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ना लेकर इकोलाई की बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन ले लेते हैं और उसमें हम जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, यानी कि लैक जेड एंजाइम, क्योंकि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है, तो उसकी जीन में हम एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करके लैक जेड एंजाइम को जीन को क्या करते हैं, डिस फंक्शनल कर देते हैं। वहां पर हम अपनी एक फॉरेन जीन डाल देते हैं। अगर मैं येलो से देखूं तो मैंने यहाँ पर कट प्रोड्यूस किया और यहाँ पर मैंने येलो कलर की एक फॉरेन जीन डाल दी। अगर मैंने डाल दी तो लैक जेड अब वर्क नहीं कर पाएगी। और ऐसे बैक्टीरिया जिसमें लैक जेड हिट हुई है, जहां पर फॉरेन जीन लगी है, उसकी गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बन पाएगी। जब ये एंजाइम नहीं बनेगी तो अगर मीडिया में मैं इसको लैक्टोज दूंगी, ठीक है, मीडिया में मैं इसको लैक्टोज दूंगी तो वो क्या करेगा, इस एंजाइम के एब्सेंस में लैक्टोज ले नहीं पाएगा। मैंने अगर मीडिया में ब्लू कलर का लैक्टोज लिया है तो वो बैक्टीरियाज इस पे मैं ग्रो करवा रही हूँ, तो बैक्टीरियाज ब्लू कलर के ना बनकर बैक्टीरियाज वाइट कलर के, यहाँ पे मैं वाइट तो शो नहीं कर सकती बट मैं ऑरेंज से उन्हें शो कर रही हूँ। तो दे आर नॉट ग्रोइंग इन ब्लू कलर बिकॉज ब्लू कलर वो ले ही नहीं पा रहे सबस्ट्रेट को, उसे ब्रेक ही नहीं कर पा रहे, तो वो उनको बिना लिए ग्रो हो जाएंगे। और बुक में ये बोला है कि ये व्हाइट टिक कॉलोनी देंगे जिनके अंदर इंसर्ट गया है।
तो जिन बैक्टीरियाज में इंसर्ट गया है, जिनमें फॉरेन जीन गई है, जिनकी लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम अब नहीं बन पा रही है, वो लैक्टोज को ले नहीं पाते। क्योंकि वो लैक्टोज को ले नहीं पाते तो इसीलिए वो व्हाइट बनते हैं। और अगर जिनके अंदर ये इंसर्ट नहीं हुआ, वो इस ब्लू कलर के लैक्टोज को लेकर ब्लू कॉलोनीज बनाते हैं। तो इसको ब्लू व्हाइट सिलेक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो मेरा जो ऑरेंज सा कलर है वो मैं व्हाइट के लिए शो कर रही हूँ। आई एम रेफरिंग व्हाइट विद द ऑरेंज, एंड ब्लू कलर तो ब्लू से ही शो हो रहा है। दैट मीन्स द ब्लू कॉलोनीज आर ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट। ब्लू कॉलोनीज कौन बनाता है? नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि वो लैक्टोज को यूज कर रहा है। तो मीडिया में ब्लू कलर का लैक्टोज है और वो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में आ रहा है जिनके अंदर कोई फॉरेन जीन नहीं गई है। और व्हाइट कलर की कॉलोनीज वो वाले बैक्टीरिया बनाते हैं जिनमें जीन। तो यहाँ पर देखते ही हम क्या कर सकते हैं, हम ब्लू और व्हाइट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इजी मेथड हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन इनएक्टिवेशन। इस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं? इंसर्शन इनएक्टिवेशन। इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन को इनएक्टिवेट किया जाता है अगर हमने इसमें फॉरेन जीन इंसर्ट करी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये कि लास्ट 2 पॉइंट्स में आपको कंफर्म हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बीटा गैलेक्टोसाइडेज गिव ब्लू कलर्ड कॉलोनीज बैक्टीरिया विद प्लाज्मिड विद नो इंसर्ट। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कोई भी इंसर्ट नहीं गया वो ब्लू कॉलोनीज देते हैं। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट इनएक्टिवेशन बीटा गैलेक्टोसाइडेज कॉलोनीज, जिनके अंदर इंसर्ट गया है, जिनके अंदर फॉरेन जीन गई है, उनकी एंजाइम खराब हो जाती है तो वो कलर्स सबस्ट्रेट को नहीं लेते, तो उनकी कॉलोनीज भी कलर्ड नहीं बनती है। आई होप आपको ये इंसर्शन एक्टिवेशन समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर हम ऐसे कौन से वेक्टर्स हैं जिनको प्लांट्स और एनिमल की क्लोनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो 2 वेक्टर्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फेशंस, एक दिया हुआ है रेट्रोवायरस। एंड इन दोनों की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फेशंस को यूज करके प्लांट में जीन पहुंचा सकते हैं, और रेट्रोवायरस को यूज करके हम एनिमल्स की जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एनिमल्स में फॉरेन जीन पहुंचा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक कैंसरस ऑर्गेनिजम्स हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फेशंस ऐसा बैक्टीरिया है जो प्लांट्स में ट्यूमर करता है। रेट्रोवायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनिमल सेल्स में कैंसर कॉजिंग। पर हम क्या करेंगे, अगर हमको अपनी फॉरेन जीन पहुंचानी है तो हमें उससे पहले इनकी ट्यूमरोजेनिक जीन्स को और कैंसरस जीन को हटाना पड़ेगा। रेट्रोवायरस से उनकी ट्यूमर जीन्स को रिलीज करवाना पड़ेगा, एग्रोबैक्टीरियम से उनकी ट्यूमर जीन्स को हटाना पड़ेगा। उनकी जगह ही हमें अपनी अच्छी जीन्स लगानी पड़ेगी। ट्यूमर जीन्स की जगह हमको उनकी अच्छी जीन्स लगानी पड़ेंगी जो हम भेजना चाहते हैं। अच्छी जीन मतलब डिजायरेबल जीन। तो हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं कि ट्यूमर जीन को हटाकर डिजायरेबल जीन लगाना। वी हैव टू ऐड डिजायरेबल जीन इन प्लेस ऑफ ट्यूमर जीन, कैंसरस जीन इन प्लेस ऑफ ट्यूमर जीन। ओके, सो इन प्रोसेस को बोलते हैं, जिसमें ट्यूमर जीन लगाई जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं कि डिसआर्मिंग करना। ट्यूमर जीन्स हटा रहे हैं, हम हार्मफुल जीन्स हटा रहे हैं, तो हम बोलते हैं हम ऑर्गेनिजम्स का क्या कर रहे हैं, डिसआर्म कर रहे हैं। डिसआर्म मतलब उनके हथियार ले रहे हैं। वो उनकी वजह से ही तो, ट्यूमर जीन की वजह से ही तो ट्यूमर कर पा रहे थे। और ये जीन होती है एग्रोबैक्टीरियम में टीडीएनए रीजन, जिसे ये ट्रांसफर करता है। टी फॉर ट्रांसफर डीएनए। और ये इस ट्रांसफर करता है इस वाले डीएनए के पार्ट को, किसमें, प्लांट में। तो अगर मैं टीडीएनए में अपनी डिजायरेबल जीन लगा दूं तो वो टीडीएनए जब जाएगा प्लांट के अंदर ऐड होगा, वैसे ही जाकर वो मेरी फॉरेन जीन को भी प्लांट के अंदर ऐड कर देगा। ऐसे हमने कुछ प्लांट्स बनाए हैं जिनका एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, जिसमें मैंने बैसिलस thuringiensis की जो बीटी टॉक्सिन की जीन है वो पहुंचाई जाती है, जिसके थ्रू टीडीएनए में अटैच करके उस बीटी जीन को प्लांट में डालकर, कॉटन के प्लांट में हमने बीटी कॉटन नाम के पौधे का इन्वेंशन कर दिया। ये ऐसा पौधा है जिसको कोई भी वॉर्म्स क्या करते हैं, काटते नहीं है, खत्म नहीं करते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फेशंस एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। ऐसे ही रेट्रोवायरस की बात अगर करें तो वो, उनके अंदर कैंसर जीन्स होती हैं, और वो कैंसर जीन्स क्या होती हैं, जीन्स ऑफ इंटरेस्ट को क्या नहीं कर सकती, उनको जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी डाल सकती हैं। जैसे वो वायरस क्यों कर पा रहा है कैंसर, बिकॉज वो अपनी कैंसर कॉजिंग जीन्स को ह्यूमन में डाल रहा है, ह्यूमन के डीएनए में डाल रहा है। अब रेट्रोवायरस के अंदर
कैंसर जीन की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, एक डिजायरेबल जीन डाल देंगे, और डिजायरेबल जीन डालकर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड की जगह जैसे हमने फॉरेन जीन डाली थी, वैसे ही अब हम रेट्रोवायरस को डिसआर्म करके उसकी कैंसरस जीन की जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट कर देंगे रेट्रोवायरस में, और अब उसको नॉर्मल इन्फेक्शन करवा देंगे। अगर रेट्रोवायरस का इन्फेक्शन ऐसे एनिमल सेल के साथ किया जाएगा तो वहाँ इन्फेक्शन करके क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके और अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एनिमल्स में पहुंचा देंगे। तो ये हो गया आपका प्लांट और एनिमल का वेक्टर। यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा है कि किस तरीके से एनिमल वेक्टर और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशन से आप क्या कर सकते हो, फॉरेन जीन पहुंचा सकते हो। ये डायग्राम बहुत आपस अपने आप में अंडरस्टूड है। यहाँ आप देख रहे हो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशन का डायग्राम है, ये इसका टाई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और टीआई प्लाज्मिड टाई प्लाज्मिड है। एंड इस प्लाज्मिड में ही एक रीजन होता है टीडीएनए, नीचे भी आपको दिखा रखा है। तो टीडीएनए में क्या करते हैं, टीडीएनए में ऐसे जीन्स होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं प्लांट्स में, तो इसको ट्रांसफर डीएनए भी बोलते हैं, टीडीएनए। तो टाई प्लाज्मिड के टीडीएनए रीजन में जो डार्क से दिख रहा है उसके अंदर हम कट प्रोड्यूस करा के अपना ऑरेंज कलर का फॉरेन जीन यहाँ ऐड कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये अपने अंदर इसने फॉरेन जीन को ले लिया, और अब इस टाई प्लाज्मिड को अगर हम एग्रोबैक्टीरियम में डालकर और फिर इस बैक्टीरिया को अगर हम वापस से किसी प्लांट सेल में डालेंगे, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया में होस्ट में डल के और फिर वो बैक्टीरिया जब नेचुरली इन्फेक्ट करेगा प्लांट को, तो प्लांट के अंदर वो डिजायरेबल ट्रेट चला जाएगा जो हम उसमें भेजना चाहते हैं, हमारी डिजायरेबल जीन नेचुरली हमारे प्लांट में पहुंच जाएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन मेक द डायग्राम, एंड जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ रेट्रोवायरस का आप डायग्राम देख रहे हो, दिस इज रेट्रोवायरस डायग्राम। एक रेट्रोवायरस अंदर आ रहा है, कैप्सिड एनवेलप को फ्यूज कर लिया उसने, और अंदर का जो उसका प्रोटीन कोट है उसे अंदर उसने भेजा, उसके अंदर एक अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसे उसने निकाला, एंजाइम्स के साथ आ गया, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। तो आरएनए वायरस है ये। रेट्रोवायरस का मीनिंग ही होता है ऐसा वायरस जिसका जीनोम क्या हो, आरएनए जीनोम हो। आरएनए को उसको क्या कराना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये एंजाइम लगी हुई है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम क्या करेगी, नया स्ट्रैंड बना देगी, उसकी कॉपी डीएनए में कन्वर्ट करेगी उसे। पहले तो वो एक डीएनए बनाएगी और फिर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, और ये डबल स्ट्रैंडेड अब होस्ट के सेल में उसके न्यूक्लियस में आकर क्रोमोसोमल डीएनए में चेंज लाएगा। तो इसकी नेचुरल साइकिल होती है। बट अगर मैं यहाँ पर रेट्रोवायरस की कैंसर जीन की जगह अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूं, तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या करेगी, डीएनए में कन्वर्ट होगी, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जाकर ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंज लाएगी, एंड इट विल बी देन एबल टू वी मेक अ इम्यूनिटी, और इट विल बी एबल टू मेक दैट प्रोटीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला जो प्रोटीन है वो बना सकती है, कैन मेक द प्रोटीन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। आई होप सो इट इज क्लियर। नाउ कॉम्पिटेंट होस्ट एक और आपका जो टूल है, वो इम्पोर्टेंट टूल है, जो मैंने आपको बोला था कि ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली नेचुरली अपने डीएनए को एंटर नहीं होने देते, क्योंकि डीएनए कैन नॉट एंटर सेल इन अ मीडियम विदाउट ट्रीटमेंट, बिकॉज डीएनए कैसा है, हाइड्रोफिलिक होता है, बट ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन्स हाइड्रोफोबिक होती है, तो इसलिए डीएनए डायरेक्टली नहीं जा सकता। तो हमें डिफरेंट टेक्निक्स लगती है, केमिकल ट्रीटमेंट लगता है, हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे डाइवेलेंट आयन, जो डाई पॉजिटिव आयन्स होते हैं, कैल्शियम +2, उनसे ट्रीट करवाना पड़ता है सेल को। सेल को हम ऐसी सोल्यूशन में रखते हैं और फिर वो आराम से डीएनए के लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हम उन्हीं सेल्स को हीट शॉक देते हैं, 40 डिग्री पे रखते हैं, फिर आइस पे रखते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री पे। तो इससे क्या होता है, 42 डिग्री पे रखने के बाद, बैक टू आइस रखने के बाद, 0 डिग्री पे रखने के बाद क्या होता है, तो पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। ऐसे इंक्यूबेट करने से हम सेल वॉल्स में पोर्स क्रिएट कर देते हैं, उन छेदों के थ्रू जो डीएनए है वो अंदर आ जाता है, डीएनए कैन एंटर द सेल। तो दिस वे वी मेक द सेल्स कॉम्पिटेंट। और तरीके भी हैं, माइक्रो इंजेक्शन एक नेक्स्ट तरीका है जिसमें आरडीएनए को डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को न्यूक्लियस में भेज दिया जाता है, ये एनिमल सेल्स के लिए ज्यादा यूज होता है। एक वैक्यूम पंप से सेल को एक जगह पकड़ के रखा जाता है,
उसका न्यूक्लियस दिख रहा होता है, अंडर माइक्रोस्कोप इसको कर रहे होते हैं, इट इज डन अंडर माइक्रोस्कोप। दूसरी तरफ से एक माइक्रो इंजेक्शन की नीडल आती है, उसकी बारीक सी सिरिंज आती है, और उस नीडल की मदद से हम क्या करते हैं, इसके अंदर डायरेक्टली इंजेक्शन कर देते हैं, किसका, we inject it the DNA into the nucleus। हम इंजेक्शन के थ्रू इसको न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को भेज देते हैं, वी आर ट्रांसफरिंग द डीएनए इनसाइड द, दिस मेथड इज माइक्रो इंजेक्शन, डायरेक्टली न्यूक्लियस में डाल दिया किसी सेल के हमने। बायोलिस्टिक जीन गन मेथड, हमने होस्ट के सेल्स को, ये ज्यादातर प्लांट्स के लिए यूज होता है, तो प्लांट के सेल्स को हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल जो गोल्ड से ट्रीटेड है, टंगस्टन से कोटेड है, उन पार्टिकल्स से उनको बम्बार्ड किया, मतलब उसमें शूट करते हैं उन पार्टिकल्स को, वो पार्टिकल डीएनए को किस में भेज देते हैं, इतनी हाई वेलोसिटी में आते हैं कि डीएनए नेचुरली किस में आ जाता है, इट इज गोइंग इनसाइड द प्लांट सेल्स, डिसआर्मिंग द पैथोजन। ये आपने देख ही लिया, इस तरीके से हम पैथोजेनेसिटी वाली जीन्स हटा देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, और उसकी जगह हम क्या डाल देते हैं, नॉर्मल जीन्स डाल देते हैं। डिसआर्म द पैथोजन वेक्टर अलाउड टू इन्फेक्ट द होस्ट एंड ट्रांसफर द आरडीएनए। इनका काम क्या है, आरडीएनए को डायरेक्टली नॉर्मली इसमें डाल देना, होस्ट में डाल देना। यहाँ पर आप देख रहे हो इन माइक्रो इंजेक्शन और जीन गन भी आपको दिख रही है, दोनों मेथड्स आपको दिख रहे हैं, दोनों मेथड के डायग्राम आप बहुत ही आराम से यहाँ पर समझाया हुआ है किस तरीके से के होल्डिंग पिपेट है जो सक्शन से होल्ड कर रही है, ये होस्ट सेल हो गया, दिस इज होस्ट सेल, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, और ये माइक्रो इंजेक्शन आ रहा है, माइक्रो नीडल, जिससे क्या जाएगा इसके अंदर, डायरेक्टली डीएनए चला जाएगा। The DNA or gene of interest we want to insert, we will be inserting into the nucleus, and then this is the way we are doing the directly injecting the things in the plant, living plant के लीफ में हम डायरेक्टली माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स को शूट कर रहे हैं। ये छोटे छोटे से पैलेट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पैलेट्स होते हैं टंगस्टन के, और जिन पे डीएनए कोटेड होता है, टंगस्टन इनर्ट मटेरियल है, गोल्ड इनर्ट मटेरियल है, उस पर डीएनए कोटेड है, तो इससे जब शूट किया जाता है तो वो डीएनए सेल के अंदर आ जाता है और उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, तो प्लांट्स के लिए सूटेबल होता है। जीन गन, this is which shown is called as जीन गन। इसको जीन की गन बोलते हैं क्योंकि हम एक्चुअली में इसमें डीएनए ही फायर कर रहे हैं, we are firing DNA bullets, micro bullets, and or it's also known as biolistic। दूसरा नाम इसका क्या है, बायोलिस्टिक जीन गन, बायोलिस्टिक्स और जीन गन। Now coming to the next, a process of genetic engineering है, so this is the complete new topic we will be discussing in another class. So for this, for today, we will have done this methods to make the cells competent, micro injections and all this, and we have also done the method of agrobacterium tumefaciens, how this bacteria make the cell transformants and then vector for cloning in plants and animals. We have also studied the insertion and inactivation through white selection. So with this, I'm going to end this class over here. All the best, take care and learn the biotechnology chapter.